Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में पिछले लेक्चर में हमने बोनस इशू को स्टार्ट किया और हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस की। क्वांटम ऑफ बोनस का मैंने फार्मूला आपको डिराइव करने का तरीका बताया और उसका हमने फार्मूला डिराइव किया। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और जर्नल एंट्रीज देखेंगे जो बोनस इशू करते हुए कंपनीज रिकॉर्ड करती हैं। पहली एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्वांटम ऑफ बोनस की एक दो एग्जांपल्स कर लें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। पहली एग्जांपल है, डाटा दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है इसमें सी 20 लाख रुपए 2 मिलियन है और फ्री रिजर्व्स FR जो हैं वो 3 मिलियन 30 लाख रुपए के दिए हुए हैं। कॉमास जो हैं वो आपने दाएं तरफ से हर 3 इंचों के बाद कॉमा लगाना है। मिलियंस में लिखने का तरीका जो है वो यही होता है। अब क्वांटम ऑफ बोनस की हमने प्रैक्टिस करनी है और हमने चेक करना है कि जो हम फार्मूला का लगाया था और जो लीगल प्रोविज़न है, लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी कि रेजिडुअल रिजर्व्स जो हैं वो दे मस्ट बी इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल, क्या वो लीगल प्रोविज़न जो है वो कंप्लाई विद होती है। तो ये अगर डाटा दिया हो किसी कंपनी का, एग्जिस्टिंग कैपिटल उसका 20 लाख हो, फ्री रिजर्व्स 30 लाख के हों, क्वांटम ऑफ बोनस कैलकुलेट करने का कहा गया है और ये चेक करना है कि रेजिडुअल रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज्ड कैपिटल के 25% के बराबर हैं या नहीं। अब देखें, आप के पास बुक जो है वो अगर सुहेल अफजल की है या आपके पास MA गनी की बुक है या कोई और बुक जो भी मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप उससे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवानी है, कुछ हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे और बुक्स में ये बार बार आपको बताता रहूँगा। मेन आपको सुहेल अफजल की बुक से क्वेश्चंस आप कर ले, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। वो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, इस बुक को आप ज़रूर जो है वो फॉलो करें। लेकिन आपके पास जो भी कोई और बुक हो, जितना मैं काम करवाऊँगा उस डेटा से, उसकी मदद से आप जो भी मटेरियल आपके पास है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, इस सिचुएशन में जो कंपनी का डाटा दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट 1 बनती है क्वांटम ऑफ बोनस। तो क्वांटम ऑफ बोनस का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट Q इज़ इक्वल टू 4FR माइनस 1C/5 और क्वांटम जो है Q इज़ इक्वल टू 4 इंटू FR जो है फ्री रिजर्व्स, ये 30 मिलियन के 3 मिलियन के 30 लाख के दिए हुए हैं और एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस 1 इंटू 2 मिलियन आ गया। तो ये जो है वो 12 मिलियन हो गया, 1 करोड़ 20 लाख आ गया, माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 तो 10 मिलियन/5 तो 2 मिलियन 20 लाख रुपए क्वांटम आ रहा है। अब इस क्वांटम 20 लाख रुपए का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं कंपनी के 30 लाख रुपए के, इस 30 लाख में से कंपनी अगर मैक्सिमम जो है वो अमाउंट इन रिजर्व्स की यूज़ करना चाहे तो वो 20 लाख रुपए की जा सकती है। यानी ये जो 30 लाख रुपए की रिजर्व्स हैं उनमें से ज़्यादा 20 लाख रुपया कंपनी रिजर्व में से निकाल सकती है और बोनस शेयर्स की सूरत में बोनस इशू करके उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। कैपिटलाइजेशन सिर्फ 20 लाख की हो सकती है। क्वांटम ऑफ बोनस का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट इतनी अवेलेबल है। अब ये जो क्वांटम निकला है, रिक्वायरमेंट 2 में कहा गया कि चेक कर लें कि जो बकाया रिजर्व बचते हैं क्या वो इंक्रीज्ड कैपिटल के 25% के बराबर हैं। तो रिक्वायरमेंट 2 जो है वो फिर देखें, रेजिडुअल रिजर्व चेक करना है हमने इस चीज़ को कि जो हमने क्वेश्चन किया है, जो हमने सिचुएशन देखी है उसके मुताबिक ये इतनी मैक्सिमम अमाउंट निकाल लेने के बाद जो पीछे रिजर्व बच रहे हैं वो इंक्रीज्ड कैपिटल के 25% के बराबर होने चाहिए। अब इस बात को चेक कर लेते हैं। रेजिडुअल रिजर्व्स जो हैं, रेजिडुअल रिजर्व्स बराबर होते हैं FR माइनस Q। अब फ्री रिजर्व्स हैं 30 लाख रुपए के और क्वांटम निकला है 20 लाख रुपए। हम ये कह रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम अमाउंट निकली है कंपनी सारी की सारी यूज़ कर ले, 20 लाख का 20 लाख कंपनी यूज़ कर ले। तो 30 में से 20 लाख ये चले गया तो 1 मिलियन 10 लाख रुपया जो है वो कंपनी के पास बकाया रिजर्व्स में रह जाता है। रेजिडुअल रिजर्व्स जो हैं वो 1 मिलियन है। अब क्या 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल भी इतना ही है?
क्योंकि जो हम ये कह रहे हैं कि पीछे रिज़र्व बचने चाहिए वो इंक्रीज्ड कैपिटल के 25% के बराबर मिनिमम, एटलीस्ट इतने होने चाहिए। ज़्यादा बच जाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम पीछे 25% ज़रूर पड़ा रहे। अब इंक्रीज्ड कैपिटल जो है वो इक्वल होता है C प्लस Q के। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो दिया हुआ है 20 लाख रुपए, प्लस क्वांटम भी 20 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल, अगर ये सारे का सारा जो है वो कंपनी कैपिटलाइज करने का सोच ले, जितना भी क्वांटम निकला है वो सारी अमाउंट ही जो है वो कंपनी यूटिलाइज कर ले, तो 40 लाख रुपए बनते हैं, 4 मिलियन बनते हैं। इसका मतलब कैपिटल बढ़ के 40 लाख हो जाएगा। तो उसका 25% देखें, 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल। अब इंक्रीज्ड कैपिटल जो है वो 40 लाख है, तो उसका 25%, 25 4 100 होते हैं, तो ये 10 लाख रुपए बन रहा है। यानी जो पीछे रिज़र्व बचने चाहिए वो आप गौर करें, बच भी 10 लाख के रहे हैं, और इंक्रीज्ड कैपिटल का 25% 10 लाख ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे क्वांटम की अमाउंट है वो बिल्कुल सही निकली है, उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो रेजिडुअल रिज़र्व्स हैं वो 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल के इक्वल है। यानी हमारा क्वांटम जो है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है। आर फॉर रेजिडुअल रिज़र्व्स और 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल के इक्वल है, कोई उसमें इशू नहीं है। अब ऐसा ही होना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में वो इसी इक्वेशन के मुताबिक ही है। इस इक्वेशन से ही फार्मूला डिराइव हुआ है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब उस फार्मूले के थ्रू क्वांटम की अमाउंट कैलकुलेट हो तो वो इस इक्वेशन को वायलेट कर दे। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर इसके बाद देखते हैं, इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाए। एग्जांपल 2 देखें। अब कोई कंपनी है, उसके फ्री रिजर्व्स दिए हुए हैं 48 लाख रुपए के। फ्री रिजर्व्स FR जो है वो 48 लाख के हैं। रेट ऑफ फ्री रिजर्व्स दिया हुआ है कि फ्री रिजर्व्स जो हैं उनका रेशो, उनका रेट दिया हुआ है। वो कह रहा है कि ये 240% है ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी एग्जिस्टिंग कैपिटल का 240% है। एग्जिस्टिंग कैपिटल अब इस इलस्ट्रेशन में, इस एग्जांपल में मेंशन नहीं है। अब रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं क्वांटम ऑफ बोनस फाइंड करें और चेक करके दें कि जो रेजिडुअल रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज्ड कैपिटल के 25% के बराबर होने चाहिए। कम से कम उसके बराबर जो है वो इतना जो है वो पड़ा होना चाहिए बाकी जो रिज़र्व रहे। अब यहाँ पे इंक्रीज्ड कैपिटल ही नहीं है। इसका मतलब है पहले हमें इंक्रीज्ड कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला क्वांटम का है Q = FR - 1/5। तो जो है वो 4FR में रिजर्व्स तो जो है वो आ गए, 1C में जब एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा तो फिर ये। अब ऐसी सिचुएशन में ये ज़हन में रखें कि जब हमने कोई भी रिक्वायरमेंट करनी हो और उसके लिए हमें कोई स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस करनी पड़े और हमें क्वेश्चन पढ़ते साथ ही आइडिया हो जाए कि अच्छा ये फ़लानी चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो हम उसकी वर्किंग करेंगे और वो वर्किंग नोट्स जो हैं वो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएंगे। और अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन पढ़ के हमें आइडिया ना हो रहा हो कि पता नहीं कौन कौन सी वर्किंग्स करनी है, तो फिर हम क्वेश्चन का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, हम उसकी जो है वो मेन रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लेते हैं, जो चीज़ें दी हों वो लिख लेते हैं, जो ना हो वो छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन के एंड के ऊपर फिर हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है और फिर हम उनको वर्कआउट कर लेते हैं। यानी वर्किंग नोट्स या तो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाते हैं जहाँ बिल्कुल आप श्योर हैं, और जहाँ जो है वो थोड़ा बहुत डाउट हो तो वर्किंग नोट्स जो हैं वो क्वेश्चन के सोल्यूशन के वो रिक्वायरमेंट के एंड पे जो है वो आ सकते हैं। बहरहाल अकाउंटिंग में बारहा जो है वो हमें वर्किंग नोट्स का सहारा लेना पड़ता है। स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस के बगैर जो है वो मेन रिक्वायरमेंट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ फिर इसका मतलब है हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में वर्किंग नोट्स, एग्जिस्टिंग कैपिटल सी, ये पहले फाइंड करना है। अब रेट ऑफ फ्री रिजर्व जो दिया हुआ है दैट इज़ 240% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब इस रेट की जो है वो हम तशरीही इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। कोई भी जो रेट, रेशो, निस्बत जो है वो कैलकुलेट हुई हो, अब ये दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल फ्री रिजर्व्स है और दूसरा वेरिएबल एग्जिस्टिंग कैपिटल है। दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है और परसेंटेज में जो है वो उसको डिस्क्राइब किया गया।
अब कोई भी परसेंटेज रेट जो है वो किसी ना किसी वेरिएबल की बेस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट होता है। यहाँ बेस एग्जिस्टिंग कैपिटल बन रही है। जब भी किसी परसेंटेज रेट को हम एक्सप्लेन करें, उसकी इंटरप्रिटेशन करें, उसकी तशरीह करें, तो जो बेस होती है वो हमेशा 100 है परसेंटेज में। इसका मतलब है कि इफ़ सी इज़ इक्वल टू 100 तो एफ आर जो है वो उसका 240% है। 100 का 240% ले तो 240, यानी अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल 100 हो तो फ्री रिजर्व्स 240 रुपये के हैं। ये तो इस रेट का, इस रेशो का ये मतलब हो गया कि ये इनमें ये 100 240 की निस्बत है। अब हम यूनिट मेथड अप्लाई करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ा इजीली कि एग्जिस्टिंग कैपिटल की अमाउंट कितनी है। यूनिट मेथड इकाई का कायदा, इसमें ये होता है कि पहले इकाई चीज़ की वैल्यू आप फाइंड करते हैं और उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है, जो भी मतलूबा चीज़ है, आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इकाई का कायदा अप्लाई करते हुए ये बात याद रखें कि जो वेरिएबल दिया गया हो वो पहले लिखना है और जो वेरिएबल मालूम करना हो वो आपने बाद में लिखना है। दो बातें ये बड़ी अहम है परसेंटेज के लिए कि परसेंटेज रेट किसी न किसी बेस पे दिया गया होता है और वो बेस हमेशा 100 होती है। दूसरी चीज़, इकाई का कायदा अप्लाई करते वक्त जो वेरिएबल दिया गया हो वो पहले लिखना है, जो मालूम करना हो वो बाद में लिखना है। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास फ्री रिजर्व्स दिए हुए हैं तो हम पहली लाइन लिखेंगे कि इफ़ एफ आर 240 तो एग्जिस्टिंग कैपिटल 100 है। यहाँ से अगर फ्री रिजर्व 240 के हों तो एग्जिस्टिंग कैपिटल 100 है। पहली लाइन वो लिखनी है जिसके दोनों आपको वेरिएबल पता हो। यहाँ इसका पता है अगर ये 240 हो तो ये 100 है। अगर 1 रुपये हो, फ्री रिजर्व 1 रुपये के होते हैं तो 100/240 ये इस पे डिवाइड हो जाएगा। और अगर 48 लाख रुपए के हों तो 100/240 × 48 लाख। इसका मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो 20 लाख रुपए है। यानी एग्जिस्टिंग कैपिटल 20 लाख है, 48 लाख रुपए की कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं और कंपनी जो है वो फाइंड करना चाहती है कि हम इन 48 लाख में से मैक्सिमम कितनी अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट 1 क्वांटम ऑफ बोनस क्यू है। वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू 4FR - 1/5। तो क्वांटम जो है वो 4 × 48 लाख -1 × 20 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 1,92,00,000 माइनस जो है वो 20 लाख बटा 5 आ जाएगा तो 1,72,00,000। तो क्वांटम आ जाएगा 34,40,000। अब 34,40,000 का मतलब ये है कि ये जो रिजर्व्स कंपनी के पास 48 लाख के पड़े हैं, कंपनी इनमें से ज़्यादा भी अगर पैसे यूटिलाइज करना चाहे बोनस इशू करने के लिए तो कंपनी 34,40,000 रुपये जो है वो उसमें से ले सकती है। अब ये क्वांटम की अमाउंट है, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो रिजर्व्स की बोनस इशू के लिए यूटिलाइज हो सकती है। अब हम इसको चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट 2 जो है वो यही चेक करना है कि क्या वो कम से कम 25% के बराबर बच रहे हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखें रेजिडुअल रिजर्व्स जो हैं, रेजिडुअल रिजर्व्स कितने हैं ये देख लेते हैं। रेजिडुअल रिजर्व्स रेजिडुअल रिजर्व्स वो बराबर होते हैं FR - Q। अब फ्री रिजर्व्स हैं यहाँ पे 48 लाख के। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अमाउंट है वो 34,40,000 मैक्सिमम इशू कर सकती है। अगर सारी कर दी जाए तो जो पीछे रिजर्व्स बचते हैं वो 13,60,000 के बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बकाया रिजर्व्स होंगे वो 13,60,000 के रह जाएंगे। अब हमने देखना है कि क्या जो लीगल प्रोविज़न है कि इंक्रीज्ड कैपिटल का 25% जो है वो ये मिनिमम होने चाहिए, वो अमाउंट कितनी आती है। तो 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल, 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल बराबर होता है इंक्रीज्ड कैपिटल बराबर होता है C + Q के, एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस Q। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो हमने फाइंड आउट किया था वर्किंग में। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो 20 लाख रुपए है और क्वांटम जो है वो 34,40,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे का सारा जो रिजर्व की अमाउंट है ये जारी कर दी जाए तो जो कैपिटल है वो बढ़ के 20 लाख जमा 34,40,000 तो वो 54,40,000 हो जाएगा। कैपिटल बढ़ जाएगा 20 लाख से, वो 34,40,000 उसमें ऐड हो गए 54,40,000 हो जाएगा। तो 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल लें,
अब इंक्रीज्ड कैपिटल जो है ये 54,40,000 है, इसका 25% देख लें तो इसका जब 25% लेंगे तो वो 13,60,000 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज्ड कैपिटल का 25% मिनिमम जो है वो पीछे बचना चाहिए था, 13,60,000 रुपये पीछे बचने चाहिए थे। और जब हमने रिज़र्व में से वो पैसे उठाए तो जो पीछे रिज़र्व बच रहे हैं वो वाकई 13,60,000 के बच रहे हैं। इसका मतलब क्वांटम जो है, जो मैक्सिमम अमाउंट हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल हम सही सोच रहे हैं, क्वांटम बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है। Hence proved that quantum is correct। इस तरह से ये साबित हो जाता है कि जो Q है, क्वांटम की जो अमाउंट है वो करेक्ट है। ये तो क्वांटम ऑफ बोनस के हवाले से एक्सरसाइजेज होगी। अब आप जो भी कोई बुक फॉलो कर रहे हैं आप उसमें से एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज़ देखते हैं। जर्नल एंट्रीज़ और उसकी वर्किंग्स जो हैं वो हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटेंट एंट्रीज़ के पास करते हैं। ये एंट्रीज़ जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी, क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब नेक्स्ट है जर्नल एंट्रीज़ फॉर बोनस इशू। अब हमने जर्नल एंट्रीज़ डिस्कस करनी है। इन जर्नल एंट्रीज़ को करने के लिए कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, हमने वो डिस्कस करनी है। ये काम जो ये इस वक्त बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जो बंदा ये काम कर लेगा तो वो बोनस इशू का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हल कर सकता है। क्वांटम कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया है। अब ये 2 एंट्रियाँ हैं और 2 जो हैं वो वर्किंग्स हैं, इनका ख्याल रखना है। ये जिस बंदे ने काम कर लिया, सवाल उसके बोनस इशू के जो हैं वो बड़ी इजीली हल हो सकते हैं। पहली एंट्री है व्हेन बोनस इज़ डिक्लेयर्ड। जब बोनस डिक्लेयर होना है, अनाउंस करना है कंपनी ने, तो बोनस किसी ना किसी रिजर्व में से अनाउंस करना है। अब आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स आने चाहिए। रूल्स ये हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स हैं वो बढ़ें तो डेबिट होने हैं, कम हों तो क्रेडिट होने हैं। लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ के जो जो है वो अकाउंट्स हैं वो बढ़ें तो क्रेडिट होने हैं और कम हों तो डेबिट होने हैं। अब चूँकि रेवेन्यू क्रेडिट होता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस निकाल दें प्रॉफिट, वो भी क्रेडिट होता है। प्रॉफिट में से रिजर्व निकाले जाते हैं, उनका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो जब रिजर्व में से पैसे निकलेंगे तो रिजर्व कम हो जाएंगे, तो इसलिए वो डेबिट होंगे। और वो जो भी पैसे पड़े हुए हैं वो बिज़नेस की तो लाइबिलिटी हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज़ जो है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिज़नेस की लाइबिलिटी है, वो ओनर्स का है। और उस प्रॉफिट में से जो रिजर्व पड़े हुए हैं वो भी कंपनी के पास पड़े हुए हैं, वो भी बिज़नेस के पास पड़े हुए हैं, तो वो मालिकों के ही, ओनर्स के ही हैं, हक तो उनके ऊपर ओनर्स का ही है, तो इसलिए वो भी लाइबिलिटी हैं। इस एंगल से आप इस सेंस में ये बात जो है वो क्लियर कर लें। अब रिज़र्व जब कम हो गए तो कारोबार की जिम्मेदारियाँ कम हो गई, तो डेबिट। रिज़र्व कम हो तो डेबिट। आर्जी तौर पर एक अकाउंट ओपन करेंगे। ये ऑक्सिलरी अकाउंट्स, इस तरह से सपोर्टिंग अकाउंट्स जो हैं वो बार बार हेल्पिंग अकाउंट्स जो हैं वो हमें ओपन करने पड़ते हैं। हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, हमने कोई जो है वो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक अकाउंट अगर डेबिट करना है तो फिर कुछ उसके बराबर जो है वो कंसर्न क्रेडिट भी करना है। हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो एनी रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, वो पैसे बोनस टू शेयर होल्डर्स वाले अकाउंट में चले गए, तो नरेशन हो जाएगी बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। अब नेक्स्ट जो इवेंट होगा, नेक्स्ट होगा कि व्हेन बोनस शेयर्स आर अलॉटेड, वो आपने अलॉट कर दिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अगर तो एट पार की हैं, यानी फेस वैल्यू के ऊपर ही आपकी इशूड वैल्यू है उसके बराबर है, फेस वैल्यू जितनी है उतनी ही इशूड वैल्यू है, बराबरी पे किया है। तो अब ये जो पैसे रिजर्व में से इस अकाउंट में आ गए थे आर्जी तौर पर, अब जब उसके बदले में आपने मुस्तकिल तौर पर शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए हैं, तो वो ये आर्जी जिम्मेदारी हमारी कम, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल इज़ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो वो परमानेंट लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, ये जो है वो ख़त्म हो गया, शेयर कैपिटल बढ़ गया। और अगर प्रीमियम पे हुए तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट वो ख़त्म हो गया, उसके बदले में शेयर्स दे दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और वो प्रॉफिट पे दिए हैं, प्रीमियम पे दिए हैं, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, तो बोनस शेयर्स अलॉटेड एट प्रीमियम। ये इसकी जो है वो नरेशन हो जाएगी। 2 एंट्रीज़ होनी है बस, एक एंट्री ये होनी है और दूसरी एंट्री जो है वो या पार पे होनी है या प्रीमियम पे होनी है। 2 एंट्रीज़ में बोनस इशू जो है वो कर दिया जाता है। नोट्स ये जहन में रखें, बोनस शेयर्स आर नेवर इशूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पे तो तब शेयर्स इशू किए जाते हैं जब कोई ख़रीदने वाला ना हो, आप इंसेंटिव देते हैं, लालच देते हैं, या तो आप प्रॉफिट कमा कमा के बैठे हैं, आपके रिजर्व्स हैं, रिजर्व पाइल अप हो रहे हैं, आप वो अलॉट कर रहे हैं, तो इनको डिस्काउंट पे नहीं इशू किया जाता। दूसरी चीज़,
मार्केट वैल्यू शेयर्स की जो है, द वैल्यू ऑफ ए शेयर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो क्वेश्चन में दी भी हुई है इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, दैट विल कम्प्लीटली बी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन ऑफ बोनस इशू, वो आपने इग्नोर कर देनी है। मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी भी हो तो उसका कोई असर नहीं है। बोनस ऑफर, अब जो है वो क्वेश्चंस में ये बात जो नेक्स्ट अब है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये बड़ी ज़रूरी है। बोनस ऑफर या तो परसेंटेज में होती है और वो कैपिटल की अमाउंट की परसेंटेज होती है, सरमाए की रकम की परसेंटेज होती है, या वो परसेंटेज में होती है और वो शेयर्स की तादाद की परसेंट दी होती है उसने, और तीसरी है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही दी होती है, शेयर्स की तादाद की सूरत में कि जी जिसके पास पहले 5 हैं उसे 2 और मिल जाएंगे, जिसके पास पहले 8 हैं उसे 3 और मिल जाएंगे। ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, या तो जो है वो सरमाए का परसेंटेज हो गया, या वो शेयर्स का परसेंट हो गया, या वो फिर तादाद में, डायरेक्ट तादाद में ही बता दे, वो फिर परसेंटेज को छोड़ ही दे। अब बोनस ऑफर ऐसे फिर 3 तरह से हमें क्वेश्चंस में मिलेगी। आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक फिर आपने वर्किंग करनी है। अब वर्किंग्स किस बात की होती हैं? 2 वर्किंग्स जो बड़ी ज़रूरी हैं, अमाउंट की और बोनस शेयर्स की तादाद की। अब अमाउंट की, जब आपको अमाउंट ऑफ बोनस पता होगी तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी अगर आपको अमाउंट ऑफ बोनस का पता होगा तो इस एंट्री में वो अमाउंट ऑफ बोनस आनी है, तो वो आप ने अगर वर्किंग नहीं की होगी तो वो ये क्लियर नहीं होगी। दूसरी चीज़, तादाद जो है वो यहाँ कितने शेयर्स आपने अलॉट करने हैं, वो फिर बैलेंस शीट में भी क्वेश्चंस की बैलेंस शीट भी बननी है, तो बैलेंस शीट में भी उसने एग्जिस्टिंग शेयर्स में ऐड होना है, तो वहाँ भी उसने आना है। तो 2 काम ये करने इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो बोनस ऑफर है ये डिसाइड करती है कि सीक्वेंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ बोनस पहले निकलेगी या नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पहले निकलेंगे, ये डिसाइड करना है बोनस ऑफर ने। तो बोनस ऑफर अगर तो जो है वो इन % ऑफ शेयर कैपिटल है, जैसे फर्ज करें 30% ऑफ शेयर कैपिटल का 30% है, सरमाए का जो है वो शेयर कैपिटल का 30% जो है वो फर्ज करें बोनस ऑफर है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपया अमाउंट में है, सरमाया 100 रुपया है, तो 30 रुपये के जो है वो बोनस जो है वो शेयर्स इशू करने हैं हमने। तो ऐसी सूरत में अगर तो वो कैपिटल का ऐसे अमाउंट का है, सरमाए की रकम का परसेंटेज है, तो अमाउंट ऑफ बोनस पहले निकलेगी और नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बाद में निकलेंगे। अगर बोनस ऑफर इन % ऑफ शेयर्स है या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इन दोनों सूरतों में, यानी अब तो शेयर्स की तादाद का जो है वो हवाला हो गया, अब तो जो है वो अमाउंट का हवाला है ही नहीं। ऐसी सूरत में ये ज़हन में रखें, 5वीं और 6वीं इन 2 सिचुएशंस में नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पहले निकलेंगे और अमाउंट ऑफ बोनस बाद में निकलेगी। यानी वर्किंग नोट्स का जो सीक्वेंस है वो बोनस ऑफर ने डिसाइड करना है। बोनस ऑफर अगर % ऑफ शेयर कैपिटल है तो अमाउंट ऑफ बोनस कैसे निकलेगी, फॉर्मूला ज़हन में रखना है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफर, सरमाए की रकम आएगी उसको बोनस ऑफर से मल्टीप्लाई कर देना है, अमाउंट ऑफ बोनस आ जाएगी। फिर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैसे आएंगे, ये जो अमाउंट ऑफ बोनस है डिवाइडेड बाय इशूड वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो आपको तादाद का पता चल जाएगा। अमाउंट का पता पहले चलेगा, तादाद का बाद में लगेगा। दूसरी जो सिचुएशन है वो ये जो केस 5-6 में डिस्कस की जा रही है, बोनस ऑफर अगर इन % ऑफ शेयर्स है या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है। % ऑफ शेयर्स कैसे, वो कहे 30% ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल नहीं कह रहा, 30% ऑफ शेयर्स की तादाद का, यानी अगर 100 शेयर्स पहले हैं तो 30 शेयर्स मज़ीद बोनस के तौर पर देने। या ऐसे है इन टर्म्स, वो कहता है 3/10, यानी वो कहता है 3 नए शेयर्स दें अगर आपके पास पुराने 10 हैं। जिस बंदे के पास एग्जिस्टिंग 10 शेयर्स हैं उसको 3 मज़ीद मिल जाएंगे बोनस के तौर पर। अब ये दो सिचुएशंस जो हैं ये शेयर्स की तादाद के ऊपर जो है वो काम करी हैं। ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ बोनस शेयर्स पहले फाइंड होगा और अमाउंट ऑफ बोनस बाद में फाइंड होगी। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैसे फाइंड होगा, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, जो एग्जिस्टिंग तादाद है शेयर्स की उसको बोनस ऑफर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर अमाउंट ऑफ बोनस कैसे आएगी, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू 1 शेयर। इसी फार्मूले को ज़हन में रखें कि ये इशूड वैल्यू 1 शेयर इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ बोनस आ जाएगी, नंबर ऑफ बोनस शेयर इंटू इशूड वैल्यू 1 शेयर। ये काम कि बोनस ऑफर 3 तरह से हो सकती है, और जो है वो सीक्वेंस क्या होगा ये अच्छी तरह से समझना है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। ये आपने कर लिया,
घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा यहाँ बोनस ऑफर जो है वो परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल है, यहाँ परसेंट ऑफ शेयर्स है और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स की सूरत में है। जब आप हर तरह की सिचुएशन अपने सामने देखेंगे और उसका सोल्यूशन होता हुआ देखेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो बातें डिस्कस हुई हैं वो सारी आपकी समझ आ गई होंगी। इनको लिखें अपने रजिस्टर्स के ऊपर, इनको बार बार पढ़ें, इनको याद करें। 2 एंट्रियाँ होनी हैं और ये वर्किंग नोट्स के हवाले से ये जो नोट्स बताए हैं आपको, ये याद रखें क्वेश्चंस की, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो भी लेक्चर आज का हुआ है ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है ऐसे और भी लोगों का फ़ायदा हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।